एक फ्रेंड जरूरी होता है। क्लासरूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई एग्जाम हॉल वाला कॉपिंग फ्रेंड, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जो लाल सलाम की तैयारी में लगा हुआ है। काले सोने की जंग में जहां देश का खजाना लूटने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत की तबाही के लिए हथियारों की खेप भी भारत में लाने की तैयारी है। नक्सल और अंडरवर्ल्ड के इस खतरनाक गठजोड़ का क्या होगा भारत पर असर? क्या फिर से वापस आएगा डॉन? और क्या हैं दाऊद के इस लाल सलाम के मायने? इन अहम बिंदुओं पर होगी चर्चा, और चर्चा में होंगे हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पोस्टमार्टम। देश में आतंक का कहर बन चुका दाऊद इब्राहिम के नजर अब खनिज संपदा पर पड़ गई है। सवाल यही है कि फिर से शुरू क्या हो जाएगी दाऊद इब्राहिम की भारत में दादागिरी। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने नक्सलियों के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से देश में दस्तक देने की फिराक में लगा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद नक्सलियों से हाथ मिलाने को बेताब है। हाल ही में कुछ बड़े नक्सली नेताओं के मारे जाने के बाद नक्सली भी आतंक के इस गठजोड़ में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। दरअसल मामला केवल नापाक दोस्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल निशाना तो अवैध कारोबार है। नक्सलियों ने देश के लगभग 10 राज्यों के 211 जिलों में अपना मजबूत नेटवर्क बना रखा है, और वे खुद भी अवैध खनन और कोयला के कारोबार के जरिए पैसा कमा रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कहा था कि तमाम कोल माइंस पर नक्सलियों का ही सिक्का चलता है। ऐसे में अगर नक्सली अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ हाथ मिलाते हैं तो इसे काफी खतरनाक गठजोड़ कहा जा सकता है। नक्सलियों से इस गठजोड़ को बनाने के लिए दाऊद नेपाल के शीर्ष माओवादी नेताओं से भी बातचीत कर रहा है। हालांकि दाऊद की नजर केवल भारत में अवैध खनन और कोयला कारोबार पर ही नहीं है, बल्कि वो कजाकिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के तेल एवं खनन कारोबार में भारी निवेश की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का यह धंधा कराची, लाहौर और पेशावर से संचालित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो दाऊद इब्राहिम अब नक्सलियों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके मायने बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने ग्रुप एडिटर एनके सिंह से। एनके, वाकई में खतरनाक ये साजिश दिखती है। अगर दाऊद और पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि नक्सली पहले से समस्या है। हाँ, इसको आप यूं देख लें। पहले हम ये बताएं कि नक्सलियों का एक अपना नेटवर्क इंटरनेशनल है जी। नक्सली जो भारत में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाकी जो दुनिया के नक्सली हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं, और ये पूरे दुनिया में होता है। आयरिश नक्सलियों से यूरोप के तमाम कंट्रीज के जो आयरिश जो आतंकवादी हैं उससे यूरोप के तमाम आतंकवादी संगठन जो हैं वो जुड़े रहे हैं। ये पहले से चला आता है, हथियारों का आदान प्रदान होता है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि दाऊद और अल्फा के जो लोग थे, उल्फा के लोगों के बीच में एक नेक्सस बना था। उल्फा नॉर्थ ईस्ट में है, दाऊद कहाँ है? पाकिस्तान में है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक नेक्सस बना था। ये माना जाता है कि नक्सलियों का इसके अलावा भी कई जगह कई इंटरनेशनल आउटफिट्स जो हैं उनके साथ संपर्क रहा है, संबंध रहा है। चूंकि आइडियोलॉजिकल है, नक्सली एक जैसा कहा जाता है कि वो रिलीजियस आधार पे नहीं है। नक्सली एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है समाज के प्रति, ऐसा वो मानते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं, समतावादी समाज चाहते हैं, इसलिए करते हैं। तो ये तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन रिलीजियस आतंकवादी से हाथ जोड़ लेंगे उस दिन ये इसका डायमेंशन बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जो खतरा है, पहला खतरा तो यह कि इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों से नक्सलियों का आदान प्रदान होता रहा है जी। ये बहुत नोन चीज है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे होता रहा है जी। हथियारों के एक्सचेंज में भी होता रहा है, ऐसी खबरें आती रही हैं। जी जी। लेकिन आज जो हुआ है, जो दाऊद से आप देख रहे हैं और ये जो खबरें आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा डायमेंशन ये है कि दोनों की ताकत मल्टीप्लाई करेगी। जी जी। आतंकवादी यहां से हमला करने के बाद दुबई नहीं भागेगा, पाकिस्तान नहीं भागेगा, वो जंगल भागेगा। बिल्कुल। और जंगल में 211 जिले हैं जो आजकल नक्सलियों के गिरफ्त में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से करीब करीब 145 जिले ऐसे हैं जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में हैं और 50 के करीब ऐसे हैं जिनमें इन्हीं का राज्य चलता है, स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल। तो जब रिलीजियस आधार पे कश्मीरी आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, सिमी के लोग जब ये आतंकवाद यहां फैलाएंगे तो उनको फिर बाहर दूसरे देश नहीं जाना है, उनको अपने ही देश में जंगल की तरफ खिसक जाना है, वहां पे नक्सली पूरा संरक्षण देंगे। अब इसका रिवर्स साइड देखिए, अगर नक्सली कुछ कर रहा है तो अभी तक वो कन्फाइन है जंगलों में, अभी तक रूरल इंडिया में, और वो भी जंगलों में खास करके, जैसे बस्तर के जंगल हुए, आंध्र प्रदेश का जंगल हुआ। अभी अर्बन सोसाइटी में नक्सली अपनी पैठ नहीं बना पाए हैं। कोशिश किया, दिल्ली में भी कुछ खतरा हुआ, काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं बनारस के पास आने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए। हमारे साथ प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं। जी जी बिल्कुल, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के। प्रकाश जी, ये कितना खतरनाक नेटवर्क अगर ये बनता है, जिसकी चिंता जाहिर हम कर रहे हैं, एनके हमारे ग्रुप एडिटर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये नेटवर्क बनता है तो बहुत खतरनाक होगा। आपकी नजरों में ये नेटवर्क कैसा हो सकता है, दाऊद इब्राहिम और नक्सलियों का? ये अगर जो साठगांठ चल रही है या नेक्सस की जो बात हो रही है, अगर ये खबर सही है तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, मैं समझता हूँ। और इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसके बारे में जनता को भी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि नक्सली जो कहते हैं कि हम एक यहाँ आंदोलन लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने में अगर वो राष्ट्र विरोधी तत्वों से साठगांठ कर रहे हैं तो जो लोग इनके समर्थक हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस संगठन का समर्थन कर रहे हैं, किसको सहयोग दे रहे हैं। ये लोग तो एकदम मतलब जो भारत देश के खिलाफ जो एक राष्ट्र विरोधी तत्व है उससे साठगांठ की बात बहुत ही गंभीर बात है। तो प्रकाश सिंह जी, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर इस टाइप का कोई नेक्सस बनता है तो दोनों की जो क्वालिटेटिव जो ताकत होगी उसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आएगा। उसकी वजह यह होगी कि एक तो जो फेनामिनन नक्सलियों का जो अभी तक जंगल में सिकुड़ा हुआ है वो अर्बन फेनामिना, अर्बन डायमेंशन इसका हो जाएगा, और आतंकवादियों के लिए भी जो खास करके रिलीजियस आधार पे आतंकवादी हैं उनको एक सेफ हेवन मिलेगा जंगलों में भारत के, उनको दुबई या पाकिस्तान भाग के जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों हिसाब से इंडिया के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। नहीं, भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा और इसमें 3 तरह के तत्व मिल जाएंगे। देखिए, एक तो आपराधिक तत्व जो दाऊद इब्राहिम से सीधे जुड़े हुए हैं, तीसरे जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट सेगमेंट है ये भी मिल जाएगा, और तीसरे नक्सली स्वयं। ये तीनों का नेक्सस से बहुत ही गंभीर बात हो सकती है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसके बारे में न केवल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है बल्कि इसके बारे में जनता को इसके बारे में एजुकेट करने की, उनको जानकारी देने की बहुत जरूरत है। एक बात और भी है प्रकाश सिंह जी की नक्सलियों का इंटरनेशनल टेररिज्म में आइडियोलॉजिकल बेस पे अपना एक्सचेंज होता रहता है, उनके अपने टाई अप भी होते हैं, ये तो माना जा सकता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि रिलीजियस टेररिज्म से ये हाथ मिलाएं और तब अपने को सरवाइव करें। ये मेरे ख्याल से आपकी नजर में कभी आया हो तो हम नहीं जानते क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है कि रिलीजियस बेसिस पे जो टेररिज्म है उससे आइडियोलॉजिकल बेसिस वाली जो टेररिज्म है वो आउटफिट साथ मिलाए। हाँ, ये मेरे ख्याल में पहली बार ही होगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रयास पहले हुए थे वो असफल रहे। अब जैसे नागा विद्रोहियों ने एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने चाइना से गठजोड़ करने की कोशिश की थी, पर फिर वो गठजोड़ इसी आधार पर नहीं चल सका क्योंकि नागा अपना क्रिश्चियनिटी के प्रति अपनी आस्था कम करने को नहीं तैयार थे और चाइनीज ये कहते थे कि भाई आपको अगर कम्युनिस्ट बनना है, माओवादी बनना है तब तो ठीक है, तब तो हम आपको मदद करेंगे। तो इस तरह का गठजोड़ ज्यादा दिन चला नहीं, पर कुछ दिनों तक वो भी एक हमारे लिए समस्या हो गई थी। और तो इस तरह के और प्रयास मुझे नहीं याद कि और किसी देश में हुए हों, पर ये एक गंभीर संकेत है और इसको भारत सरकार को
बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, जनता को इसके बारे में बहुत बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक काफी बड़ा वर्ग और एक बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो नक्सलियों को समर्थन करने लगा है, जी। तो उनको भी बताने की जरूरत है कि आखिर आप किसका समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल सही है कि हम सब ने कहा कि विनायक सेन एक अच्छा काम कर रहे हैं और इनको जेल में बंद करना गलत है। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग पूरे देश में है जो कि मानता है कि नक्सलिज्म का मेथड भले गलत हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे वो करेक्ट हैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है, रिच पुअर डिवाइड है और एक्सप्लॉयटेशन जंगलों में ज्यादा है, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन हाँ, उनका तरीका गलत है, वो स्टेट के खिलाफ जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब अगर ये मान लीजिए कि मैसेज आता है कि नहीं, ये तो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ के साथ हो गए हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ है, क्रिमिनल के साथ है, तो मेरे ख्याल से भारत के इंटेलेक्चुअल वर्ग को फिर से सोचना पड़ेगा, वो लोग खास करके जो कि नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, और कुछ लोग जो ईमानदार हैं वो तो फिर मतलब सही बात समझ जाएंगे, पर कुछ लोग जो जिनके लिए कि ह्यूमन राइट्स एक मुखौटा है, एक मुखौटा है माओवादियों को सपोर्ट करने का, वो तो फिर भी करते रहेंगे। फिर भी इस तरह का एक प्रशिक्षण मतलब जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, प्रकाश जी बता रहे थे कि वाकई में ये स्थिति बहुत गंभीर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वाकई में अगर ऐसा होता है तो गंभीर परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। इस स्थिति को रोकना होगा और नक्सली जो आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर कह रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं और अगर वो किसी कम्युनल आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो ये मुश्किल होगी भारत के लिए। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आखिर दाऊद इब्राहिम क्या सिर्फ ताकत के लिए भारत में नक्सलियों के साथ गठजोड़ करना चाहता है या फिर इसके पीछे पैसा भी वजह है? इस पर होगी चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।